रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम बदलता दौर एक बार फिर से आपका स्वागत। रविवार का दिन, समय आपको एक और शख्सियत से मिलवाने का, एक और पर्सनैलिटी से मिलाने का, उनके कामों के बारे में बताने का और उनसे कैसे आप सीख सकते हैं अगर आप उनकी फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे अवेल कर सकते हैं। इन तमाम बातों पर आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ बहुत खास शख्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। कम्युनिटी में बहुत जाने पहचाने ये नहीं है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कम्युनिटी के लिए कि ये हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है और इनका लाभ हम उस तरीके से नहीं उठा पाए हैं। होपफुली आज के शो के बाद बहुत सारे लोग आप इनसे कांटेक्ट करेंगे और आप लोगों जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी इनसे मदद मिलेगी। लेकिन ये पर्सनैलिटी जनरली किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थ धुक्टे जी से और उनसे बात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे, उनके काम के बारे में जानेंगे, आप लोगों को वो कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सिद्धार्थ म्यूजिशियन है, इन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया है, एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, कई टेलीविजन चैनल्स के लिए इन्होंने काम किया है, कई जो फिल्म फेस्टिवल्स हैं, फिल्म फेयर फेस्टिवल है, उनमें इनके म्यूजिक के लिए नॉमिनेशन हुआ है। तो डिटेल्ड हम बात करेंगे, कई अवार्ड्स इनके नाम है। सिद्धार्थ साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू रेडियो उड़ान। थैंक यू दानिश। आज तक मैं तुम्हारी आवाज उड़ान पे सुनता था, आज तुमसे डायरेक्टली बात करते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपके बचपन के बारे में कि कब आप ब्लाइंड हुए और आपकी फैमिली बैकग्राउंड और आपके चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा सा। हाँ जी दानिश, मैं पुणे में रहता हूँ। पुणे महाराष्ट्र में आता है और मैं यही मेरा जन्म हुआ है और मैं बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं हूँ। मैं एज ऑफ 8 या 9 था मेरा एज, तब मेरी रेटिना डिटैचमेंट हुआ था और काफ़ी ऑपरेशन वगैरह जितना वो कर सकते थे मेरे घर वाले, उन्होंने उतना किया। तकरीबन मेरे 8 से 10 ऑपरेशन हुई थी और फिर भी वो नहीं हुआ। जो मतलब जो वो सक्सेस चाह रहे थे, वो इतना कुछ कोशिश करके वो उनको नहीं मिला। फिर किसी एक डॉक्टर ने वहाँ पे बताया, फिर ब्लाइंड स्कूल होती है इनके लिए, तो वहाँ पे इसका एडमिशन करा दो। फिर मैं यहाँ पुणे में ब्लाइंड स्कूल है लड़कों की, तो वहाँ पे फिर मैंने एडमिशन लिया। तो क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा कि एज ऑफ 8-9 मेरा ब्लाइंडनेस हुआ था, तो मैंने पहले सैटेड स्कूल में मैंने 3rd तक मैंने पढ़ लिया था। तो फिर ब्लाइंड स्कूल ने थोड़ा 1 साल देखा कि मैं कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा हूँ ब्रेल में, ये वो। तो फिर उन्होंने मुझे फिर 1st स्टैंडर्ड में बिठाया, फिर डायरेक्ट उन्होंने मुझे 3rd में बिठाया, फिर डायरेक्ट 5th में। इस तरह से वो फिर मेरे 2-3 साल जो जाया गए थे और ये वो सारा, तो फिर वो कवर हो गया। उसके बाद फिर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली वहाँ पे कि एक पुणे में एक स्कूल है लक्ष्मीमंदिरा आपटे प्रशाला, बहुत फेमस स्कूल है ये, वेल रिनाउंड स्कूल है। तो इन्होंने एक ऑफर दी ब्लाइंड स्कूल को कि आप आपके स्कूल के कोई भी 2-3 ब्राइट स्टूडेंट हमारे यहाँ भेज दे, हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि अगर हम बाकी बच्चों के साथ अगर हम इनको पढ़ाएं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर मैं वहाँ पे गया, तो फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके लिए भी था और मेरे लिए भी था। तो मेरी बाकी एजुकेशन 10th तक वहाँ पे हुई। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक SP कॉलेज है पुणे यूनिवर्सिटी का, फिर वहाँ पे मैंने फिर मेरा MA कंप्लीट किया सोशियोलॉजी में। सिद्धार्थ जी, MA आपने की सोशियोलॉजी में और हाँ फेमस आप हुए म्यूजिक में, तो ये तालमेल कैसे बना? एक्चुअली दानिश, म्यूजिक कंपोजिशन जो है
वो ऐसा है कि वो आपके ब्लड में होना चाहिए या आपका पैशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई क्लासिकल सिंगर अगर किसी को होना है या क्लासिकल म्यूजिशियन किसको होना है, तो वो शायद म्यूजिक में बीए में या उस तरह से एजुकेशन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा वो नहीं था, क्लासिकल में मुझे नहीं जाना था, मुझे खासकर कंपोजिशन इसी फील्ड में आना था। तो फिर मैंने ये था कि अगर मैं कहीं म्यूजिक में अगर जो मैं करना चाहता हूँ कंपोजिशन ये वो सारा, तो अगर उसमें मैं अगर नहीं वो पा सका जो मैं चाहता हूँ करना, वो अगर, तो फिर एजुकेशन भी साथ साथ चलती रहे। तो फिर मैंने दोनों चीज़ों को अलग रखा, म्यूजिक एक तरफ चलता रहा और एजुकेशन भी एक तरफ चलती रही। इस तरह से मैंने किया था। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने सोशियोलॉजी में की, तो क्या म्यूजिक को लेके मन में डर था कि पता नहीं इसमें करियर नहीं बना? जब आप, इफ यू वर वेरी पैशनेट अबाउट म्यूजिक, देन व्हाई डिडंट यू एक्सेल योर फॉर्मल एजुकेशन इन म्यूजिक? नहीं, मैं फॉर्मल एजुकेशन तो मैंने ली है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अगर म्यूजिक में ही करियर करना है तो फिर वो म्यूजिक को एज अ एजुकेशन के तौर पे चुन लेते हैं। तो यहाँ पे कैसा है दानिश, पुणे यूनिवर्सिटी में जो म्यूजिक का जो है क्लासिकल के लिए, उनके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगे मुझे, क्योंकि एक गुरुकुल, शायद आपने सुना होगा, गुरुकुल सिस्टम होती है, तो वहाँ पे रहना पड़ता है आपको, और फिर आप बाकी सारी आपकी जो रूटीन है लाइफ की वो सारी टूट जाती है। अपने घर से भी आपने दूर रहना पड़ता है, बाकी वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते जब तक आपकी एजुकेशन वहाँ पे कंप्लीट नहीं होती। तो वो थोड़ा मेरे लिए, हालांकि मैं गया था ट्राई करने की मैं अगर म्यूजिक में ही करना है तो मैं उस तरह से कर लूँ, लेकिन फिर मैंने फिर जो विशारद और इस तरह से चीज़ें होती है, बेसिक जो राग रागिनी के बारे में जानना होता है, और जो म्यूजिक की जो बेसिक नॉलेज हम कहते हैं, वो थोड़ी मैंने तो बिल्कुल ले ली। लेकिन बाद में जब मैंने इसका शेड्यूल और वो सारा देखा, और जो मैं करना चाहता हूँ मेरे तरीके के लिए, शायद म्यूजिक में बीए एमए करने की ज़रूरत मुझे तब महसूस नहीं हुई। और फिर मैंने मेरे पैशन के ऊपर और मेरे जितना भी मेरा था, मेरी नॉलेज थी, फिर मैंने नॉलेज के ऊपर फिर काम करना शुरू कर दिया उस तरह से। 19 साल की उम्र में आपने म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया और फिर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ आपने काम किया। जनरली इट इज वेरी टफ फॉर ए ब्लाइंड पर्सन टू गेट द कॉन्टैक्ट्स एंड देन एक्सेल इन दिस फील्ड। तो थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि हाउ टफ इट वाज। क्या आपके कोई पहले से कॉन्टैक्ट्स थे म्यूजिक इंडस्ट्री में? तो ये कैसे आपका ये सफर शुरू हुआ? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है दानिश, क्योंकि ना ये होता है, बहुत से लोग इस तरह से पूछते हैं कि आप ब्लाइंड है तो फिर आपको ज़्यादा तकलीफें आती होंगी सारी चीज़ें मैनेज करने में। ये वो तो है, वो तो कोई उसमें दो राय है ही नहीं। लेकिन है ना, वो हमारे हाथ में होता है, या वो हमारी पर्सनैलिटी इस तरह से चाहिए कि हम उस चीज़ को ओवरकम करें। ठीक है, मतलब आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए, और आपकी मेहनत और आपका वो सारा आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो सामने वाले बंदे पर, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो पैसे आपको देते हैं, जो प्रोड्यूसर आपके सामने जो खड़ा होता है, उसको कोई लेना देना नहीं होता कि आप ब्लाइंड हो या आप साइटेड हो या आप बुढ़े हो, जवान हो, क्या हो। उसे वही चाहिए जो वो जो काम लेके आया है आपके पास। तो ये अगर बात को हम समझ ले तो फिर उतना भी मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप अपने काम पे फोकस रह के आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करो काम की, तो शायद उतनी दिक्कत नहीं आती है। तो हाँ, और उसमें थोड़ा लक भी होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं मेहनत करने वाले, लेकिन उनको उतनी कामयाबी शायद नहीं मिलती जितने वो काबिल होते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा लक भी होता है। और जैसे तुमने कहा कि मैं एज ऑफ 19 मैंने किया, लेकिन मैंने उससे पहले ही, जब मैं स्कूल में था, क्योंकि मुझे पहले से मेरा फोकस क्लियर था कि मैंने क्या करना है आगे जाकर, तो मैंने थोड़ा पहले ही मैंने स्टूडियो का माहौल क्या होता है वो देखना शुरू कर दिया था। मैंने छोटे छोटे जो काम होते हैं यहाँ वहाँ से, जैसे हम कहते हैं ना, शुरू में हम काफ़ी लोगों के काम फ्री में कर देते हैं, भाई तू आजा, चल मैं तेरे लिए कुछ कर लूँ, तू आजा मैं तेरे लिए कुछ कर लूँ, इस तरह से। तो मुझे खुद को जो तैयार होना था, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है म्यूजिक फील्ड में, कंपोजिशन फील्ड में ये बहुत मैटर करता है
कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी है या नहीं, मतलब रिकॉर्डिंग कैसे करना है, टेक कैसे लेना है, उसके ऊपर प्रोसेस कैसे करना है, ये जो सारी टेक्निकल नॉलेज है, तो वो मैंने धीरे धीरे उसका नॉलेज एक तरह से मैंने जब स्कूल में था तभी मैंने शुरू कर लिया था। तो इसीलिए मुझे फिर जब मुझे कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट आया मेरे पास, अच्छा, तो मुझे उतनी दिक्कत नहीं हुई। When did you get the first break? अच्छा, मैं 9 या 10th में था, तो मुझे एक जी के तरफ से एक गेम शो था। एक वो गेम का ऐसा था, मतलब इस तरह से था कि कोई सेलिब्रिटी उस शो में आएंगे और वहाँ पे कोई ज्योतिषी बैठे होंगे, एक बहुत फेमस थे वो ज्योतिषी, उस टाइम की बात है। तो उनका ये था कि वो सेलिब्रिटी का वो सारी पत्रिका और वो हाथ देख कर ना वो उनके आगे पीछे और आगे आने वाले दिनों का और पिछले का सारा वो हल बताते हैं। तो फिर वो सेलिब्रिटी ने बताना ये था कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, गलत है या जो भी है, फिर उसके ऊपर वो अपना सारा फ्लैशबैक बताए और सब कुछ, ये इस तरह से वो फॉर्मेट था। तो उसमें ज़्यादा म्यूजिक की ज़रूरत नहीं थी वैसे। तो उसका टाइटल म्यूजिक मैंने किया था। उसका स्पॉन्सर क्योंकि बीपीएल था, तो बीपीएल योग करके वो एक सीरियल थी, तो वो था, तो उसका मैं टाइटल म्यूजिक किया था। और जैसे कोई वहाँ पे जो भी आर्टिस्ट आते हैं, वहाँ पे जो भी कमर्शियल आर्टिस्ट वहाँ पे आते हैं, तो उनकी एंट्री का म्यूजिक, उनके जाने का म्यूजिक, और एक थोड़ा बीच में अगर कोई इमोशनल कुछ बातें आती है ना, उस तरह से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक काइंड ऑफ थोड़ा थोड़ा कुछ काम था वैसे, तो वो मैंने किया था। तो वो उतना मुझे तब मुश्किल नहीं लगा। नहीं, वो ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जी ने आपको अप्रोच किया, तो किसी ने तो उनको रेकमेंड किया होगा, तो ये थोड़ा हमारे लिसनर्स के लिए भी जानना बड़ा उत्सुक है, आपने क्या टैक्टिक्स अपनाई थी कि आप लाइमलाइट में आ सकें? हाँ जी, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल में था तब से मैंने थोड़ा यहाँ वहाँ से कुछ कुछ बंदों के काम करना शुरू कर दिए थे, ताकि एक कांटेक्ट बना रहे और मेरे बारे में लोग थोड़ा जानना शुरू हो जाए कि मैं म्यूजिक करता हूँ, इस तरह से। तो मैंने जैसे कहा कि मैं पहले थोड़े काम सारे काम मैंने फ्री में कर दिए थे, तो कुछ लोगों की मेरी जान पहचान हो गई थी और शायद माउथ पब्लिसिटी से वो उन तक मेरी बात गई। एक एजेंसी है पुणे में, तो उन्होंने फिर मुझसे कांटेक्ट किया और फिर उन्होंने मुझे पूछा कि इस तरह से कर सकते हो, तो मैंने कहा हाँ कर सकते हैं, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे पहले फिर टाइटल म्यूजिक रिकॉर्ड करके भेजने के लिए कहा। दो या तीन मुझे उन्होंने स्क्रैच मांगे थे। उन्होंने कहा था अगर 3 में से अगर कोई एक अच्छा हमें लगता है तो हम उसे फाइनल करेंगे, वरना फिर हम किसी और को पूछ लेंगे। तो फिर मैंने उस तरह से किया था। ग्रेट। सिद्धार्थ जी, इससे पहले मैं चाहता हूं कि ये शो आपसे जो बातचीत हो रही है ये बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करने वाला है, जो खासतौर पे म्यूजिक की फील्ड में है। इससे पहले कि मैं उस टॉपिक पे आऊं, थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि 2 सवाल हैं मेरे। एक, हाँ जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि आप हमें थोड़ा सा ये बताएं हमारे लिसनर्स को कि आपने कौन कौन सी मूवीज के लिए, आपने 1000 से ज़्यादा कमर्शियल जिंगल्स किए हैं, कई एल्बम्स में म्यूजिक किया है, मूवीज में किया है, तो थोड़ा सा हमें जो आपके दिल के करीब है, जहाँ आपने म्यूजिक दिया है, जो लोग हमारे सुनना चाहते हैं लिसनर, तो थोड़ा सा वो फेमस के बारे में बताएं। और दूसरी चीज हमें ये बताएं कि जैसे मैंने बिगिनिंग में भी कहा, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने सुनी आपकी कई कंपोजिशन और जबरदस्त, मजा आ गया। तो ये बताएं कि थोड़ा सा कम्युनिटी से क्यों कटे हुए थे आप, या कटे हुए हो? अच्छा, मैं पहले सवाल का जवाब दूं। दानिश, क्या है कि मैंने 1-2 हिंदी फिल्में की हैं। एक दे दे प्यार दे फिल्म का नाम है, क्योंकि वो फिल्म चली नहीं तो उसके बारे में ज़्यादा किसी को पता ही नहीं, मैं भी नहीं ज़्यादा जानता उसके बारे में। और दूसरी एक मेरे सनम करके फिल्म आई थी, वो भी नहीं चली। तो हालांकि वो साउथ में थोड़ी चल गई थी वहाँ पे, लेकिन यहाँ जो हमारा बॉलीवुड का जो यहाँ पे उसका वो उतना नहीं हुआ था। लेकिन मेरे लिए वो फायदा हुआ एक तरह से कि मुझे एक बड़े स्केल पे काम करने का मौका मिला। और फिर फिल्म के लिए क्या आपका अप्रोच होना चाहिए, फिर वो मुझे थोड़ा वहाँ पे मुझे सीखने को मिला वहाँ पे। और क्योंकि तब उससे पहले मैंने क्योंकि जिंगल और इस तरह से छोटे छोटे काम किए थे मैंने, फिर
एक नए नए तरीके से काम करने का एक पता चला। वो मेरे लिए खासकर ज़्यादा फायदा था। और उसके बाद फिर मैंने मराठी फिल्में, जैसे क्योंकि मेरी यहाँ हमारी मराठी लोकल लैंग्वेज है महाराष्ट्र में, तो मराठी में मैंने काफ़ी फिल्में की हैं। तो उसमें मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अब तक। और जैसे आपने कहा कि जिंगल्स, म्यूजिशियन होने का ना ये एक होता है कि आपको ना चॉइस नहीं होती कि आपने क्या काम करना है ना। जिस चीज़ में म्यूजिक की ज़रूरत पड़ती है वो आपको सारा करना पड़ता है, तभी आप यहाँ पे ना टिक के रह सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जिंगल नहीं करता या फिर मैं वो नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो अगर यहाँ पे रहना है और आपको खुद को भी सीखना है और आपके बारे में अगर लोगों को भी आपका काम हैमर होना है, तो जो भी काम आए आप करते रहिए। तो इसीलिए मैंने जो भी जैसे जिंगल का तुमने कहा, काफ़ी सारे जिंगल्स हैं, जैसे टेलीविजन के लिए होते हैं, रेडियो के लिए होते हैं। और क्योंकि आजकल तो मतलब ये जैसे एफएम पे जितने रेडियो चैनल आए हैं, तब से फिर बहुत सारा काम बढ़ गया ऑडियो जिंगल्स का। और क्योंकि अभी टेलीविजन चैनल भी काफ़ी हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी काम है। एड एजेंसी में, एड में काफ़ी काम है वहाँ पे। तो जैसे फिल्म का म्यूजिक का तरीका अलग होता है, वैसे ही जिंगल का एक तरीका अलग होता है। जिंगल्स का जो काम होता है वो सेकंड के ऊपर चलता है। तो अगर कोई आपको क्लाइंट कहे कि आपने ये जिंगल 30 सेकंड में करनी है, तो आप ना 29 कर सकते हैं ना 31 कर सकते हैं। आपको 30 सेकंड में करना है। तो यहाँ पे आपको आपकी एबिलिटी भी दिखानी पड़ती है और आपको टेक्निकली भी उतना स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो ये मुझे वहाँ पे सीखने मिला कि ये इसको कैसे करना है जी। तो इस तरह से फिर करते करते काम आता गया, फिर मैं करता गया। वहाँ लोगों की सपोर्ट कैसी थी? What was the attitude of the people? Did you ever face any sort of discrimination on the basis of your disability? हाँ दानिश, वो है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। होती है प्रॉब्लम, होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक चीज़ के लिए मैं खुद को लकी मानता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत अर्ली एज में मैंने एक हिंदी फिल्म की थी, और उस फिल्म में सोनू निगम और सुरेश वाडकर जी और ये रूप कुमार राठौड़ है ना, और बाली ब्रह्मा भट्ट थे। इन्होंने गाने गाए थे फिल्म के लिए। तो उसका मुझे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे मेरे लोकल लेवल पे, मेरे पुणे में जितने भी सारे सराउंडिंग थे मेरे, और जितने भी प्रोड्यूसर्स थे तब काम करने वाले, और जितने म्यूजिशियंस थे, सब में ना थोड़े एक सबको पता चला कि कोई तो बंदा है वो इस तरह से काम कर रहा है, यंग है। हाँ, लेकिन ये भी है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था कि मैं ब्लाइंड हूँ। ठीक है, अगर कोई मेरे बारे में कभी कुछ किसी को कहता था कि ये बंदा है, कोई आपको म्यूजिक करके देगा, तो ऐसे भी लोग मेरे पास आते थे, मुझे कॉल करके, कांटेक्ट करके। वो कहते थे कि यार हमें पता नहीं था कि तू ब्लाइंड है। तो मैं भी उनको यही कहता था कि मेरा ब्लाइंडनेस मेरे काम के ऊपर कभी हावी नहीं होगा, और वो आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, आप उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। तो हाँ, ऐसे भी हुआ है बिल्कुल दानिश। मैं एक आपको वाकया बता दूं, लेकिन मैं वो एज अ पॉजिटिव ही लेता हूँ, मैं इसको नेगेटिव नहीं लेता हूँ। क्योंकि मेरी ब्लाइंडनेस ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं, हमारी ब्लाइंडनेस ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि सामने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हमारा फर्ज ये होता है कि हमने उनको सही तरह से बताना होता है कि जो आपको काम मुझसे चाहिए मैं आपको वो करके दे सकता हूँ। फिर आप उसके लिए ये ना सोचे कि मैं अगर ये डिसेबिलिटी या डिफरेंट हूँ मैं किसी चीज़ में, तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे ही हुआ था एक फिल्म का मुझे काम आया था, मराठी फिल्म का आया था। तो क्योंकि उन्होंने मेरे कोई दूसरी फिल्म का उन्होंने मेरा काम सुना था, तो उन्होंने फिर वो कांटेक्ट लेकर मुझे उन्होंने कॉल कर दी। अच्छा, तो उन्होंने मुझे पूछा मेरी आने वाली ऐसा मेरा प्रोजेक्ट है, तो फिर आप मुझे आपका अकाउंट सारा भेज दो, मैं आपको एडवांस भेजता हूँ और आप मुझे काम शुरू करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने मुझे एडवांस भी भेज दिया, तो मैंने उनको स्क्रैच करके भेज भी दिया था। ठीक है, तो फिर
थोड़े दिन मतलब उन्होंने अप्रूव किया, वो सब कुछ हो गया। फिर वो पुणे में आए, क्योंकि वो पुणे में नहीं थे प्रोड्यूसर, वो बाहर गांव के मुंबई के थे। वो पुणे में आए तो फिर उन्होंने कहा कि आज मैं पुणे में हूँ तो आप क्या मुझसे मिल सकते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। फिर मैं जब उनसे मिला तो वो शॉक हो गए। वो कहते हैं कि आप ब्लाइंड हो? तो मैंने कहा हाँ। वो कहता है कि नहीं, मैंने अगर म्यूजिक के ऊपर लाखों रुपए लगाने हैं तो मैंने रिस्क लेना चाहता कि कोई ब्लाइंड बंदा मेरा काम इस तरह मतलब करे। तो मैंने उनको यही कहा था, मैंने उनको ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया। मैंने कहा देखो आपका पैसा है, आपकी वो सोच है कि आपने मेरे साथ काम करना है या नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैंने उनको ये भी वादा किया था कि आज के बाद आप जब भी मेरे पास आएंगे किसी काम के लिए तो मैं आपको खड़ा भी नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मुझे मेरे काम की वजह से रिजेक्ट नहीं किया है, आपने मुझे मेरे ब्लाइंडनेस की वजह से रिजेक्ट किया है। और मैं नहीं चाहता, मैं अपनी तरह से मैं आपको कन्विंस भी नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने ऑलरेडी तब तक मैंने काफी वो साबित कर भी दिया था कि मैं काम कर सकता हूँ, ऑल्दो आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। तो फिर मैं उनसे उस तरह से बहस नहीं करते बैठा, और यही हुआ था। क्योंकि बाद में कुछ 2 साल के बाद उन्हीं की मुझे वापस कॉल आई। वो कहते हैं मैं नया प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तब मुझसे गलती हो गई, तो मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने उनको नहीं किया मैंने उनके साथ कभी काम। और वो काफ़ी मराठी इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो अभी तक मुझे 3-4 बार मिले, लेकिन वो मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ। मैंने नहीं किया उनसे काम कभी। कितना पेनफुल होता है ये एक्सपीरियंस? हालांकि सच बताओ दानिश, मुझे उतना नहीं कभी ज्यादा फेस हुआ, सच कहता हूँ। शायद उसके बारे में मैं थोड़ा लकी भी हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे आसपास इतने अच्छे लोग मिले हैं आज तक, कि इतने पॉजिटिव और सिर्फ काम से काम रखने वाले, है ना। तो वो ये कभी नहीं सोचते कि अब ब्लाइंड हो और फिर कभी ताने मारना या कुछ पूछना। बहुत से लोग ऐसे भी है दानिश कि वो मुझे पूछते भी नहीं है आप कब से ब्लाइंड हो, तो फिर आप ये कैसे करते हो, आप वो कैसे करते हो। क्योंकि अभी तुम्हें पता होगा दानिश, क्योंकि आजकल तो सारे ब्लाइंड लोग डिफरेंट डिजिटल सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए। जैसे विंडो पे रिपर है ना, यहाँ पे लॉजिक है एप्पल पे। तो अभी तो ऐसे होता है कि मैं सारा अरेंजमेंट और सारा प्रोग्रामिंग में अपने होम स्टूडियो पे कर लेता हूँ, और फाइल लेके मैं दूसरे स्टूडियो में जाता हूँ। तो हाँ, कुछ एज अ क्यूरियोसिटी पूछते भी हैं लोग आप कैसे करते हो थोड़ा, लेकिन वो कभी नेगेटिव तरह से नहीं होता है। और अगर मुझे कभी लगे कि कोई थोड़ा नेगेटिव है या तो फिर मैं ज़्यादा उनसे राब्ता नहीं रखता। लेकिन मैं लकी हूँ एक तरह से कि मैंने एकदम लोकल लेवल के सिंगर से लेकर मैंने, क्योंकि सोनू निगम तक सबके साथ काम किया है, तो मुझे उतनी कभी ऐसे कोई लोग नहीं मिले कि जो इस चीज को ज्यादा पॉइंट आउट करते हो कि अब ब्लाइंड हो। ये मतलब होना ही ऐसा चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई बार ऐसा नहीं होता है। सिद्धार्थ जी, अब हम टॉपिक को थोड़ा सा खोलते हैं अपने लिसनर्स के लिए। बिल्कुल। 2-3 सवाल जो मैं जानना चाहता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्डली आपसे। हाँ जी। एक, ब्लाइंड लोगों के बारे में अभी तो थोड़ी धारणा चेंज होनी शुरू हुई है, लेकिन अक्सर ये माना जाता है कि दे कैन ओनली डू म्यूजिक। आपके इसके ऊपर क्या विचार है? नंबर 1। नंबर दूसरा मेरा जो सवाल है ये कि आज की डेट में भी हमारे पास बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हैं, सिंगर्स हैं, कंपोजर हैं, बट वो सस्टेन नहीं कर पाते इंडस्ट्री में। हमने आज तक जो नाम सुना है, एक ही नाम सुना है, रविंदर जैन साहब का। बाकी लोगों का हमें नाम सुनने को नहीं मिलता। जब बहुत सारे लोग जो आपकी तरह काम करते हैं उन्हें हम जानते नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो कर रहे हैं, कम्युनिटी में नहीं है। जब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको फिर से वो चैरिटी मॉडल पे ले आते हैं, क्या आप हमारे शो को डोनेट कीजिए या ऐसे कीजिए। तो ये 2-3 बड़े सवाल है, आपका क्या नजरिया है, कैसे लोग इसे सस्टेन कर सकते हैं? हाँ, ये है कि ये तो धारणा है लोगों की, अभी भी है, क्योंकि हुआ भी यूं ही है ना पहले से ही हमारे काफी ब्लाइंड लोग म्यूजिक में ही अपना करियर करते हैं। क्योंकि अगर कुछ ना हुआ तो फिर कहीं गा ले बजा ले, फिर कुछ ना कुछ इस तरह से लाइव शो में परफॉर्म करके फिर अर्निंग करे, है ना, इस तरह से। और क्योंकि अभी पिछले 20 सालों में जैसे कंप्यूटर का हमारे लिए एक नया डोर खुल गया है, तो फिर
तब से फिर नए नए अपॉर्चुनिटीज, और अभी आजकल की जो जनरेशन है वो नई नई चीजें सीख भी रहे हैं, नए नए अब अभी कुछ लॉज भी हमारे लिए पास हुए हैं, तो इसलिए हो रहा है कि नए नए फील्ड के डोर ओपन हो रहे हैं और अलग अलग फील्ड में अभी लोग जा भी रहे हैं। ठीक है, तो ये है। हालांकि क्योंकि म्यूजिक डायरेक्ट सुनने से ताल्लुक रखता है, तो लोगों को लगता है कि इनके लिए म्यूजिक ही ज्यादा सही है, या फिर ये जानबूझ के फिर ये म्यूजिक फील्ड में ही आना चाहते हैं। हालांकि म्यूजिक फील्ड में बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे जब मैं शुरू किया था तो मैंने लाइव शो कभी नहीं किए थे। मुझे था ही काम इतना तब रिकॉर्डिंग में, और इंटरेस्ट भी इतना था कि मैं लाइव शो में कभी नहीं गया। लेकिन फिर बाद में फिर मेरा कुछ चीज़ों की वजह से फिर मैं वहाँ पे जब गया तो वो भी फील्ड मुझे अच्छी लगी। तो आपको वो तय करना होता है कि आपने एग्जैक्टली म्यूजिक में क्या करना है। ठीक है, अगर आप अच्छे टीचर हो तो आप अच्छा टीचिंग ही करो, अगर आप अच्छे कंपोजर हो तो आप वही उसी के ऊपर फोकस करो और फिर आप अपना काम करो। तो फिर अलग अलग यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए आप म्यूजिक में। उन लोगों को क्या कहोगे जो म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सिर्फ सोसाइटी की डर से कि लोग कहेंगे ब्लाइंड तो म्यूजिक ही कर सकता है, वो इस फील्ड में एक्सेल नहीं करते? व्हाट वुड यू सजेस्ट टू देम? मैं इतना ही कहूंगा कि आप सोसाइटी को नहीं चेंज कर सकते, आप खुद को चेंज करो। क्योंकि सोसाइटी को चेंज करते जाओगे तो शायद कितने जन्म आपके ऐसे जाया जाए। तो आप खुद को चेंज करो, आप खुद को इस तरह से साबित करो कि लोग आपको अलग तरह नजरिया से देखना शुरू कर दें। तो बहुत से प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे खुद में ही होता है। हमारे ब्लाइंड कम्युनिटी में थोड़ा वो है कि कदम कदम पे अगर 2-3 कदम पे अगर कोई नाकामियां अगर आ गई या फिर नेगेटिविटी आ गई हमारे आसपास, तो हम सोसाइटी को यहाँ वहाँ हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। उनका काम है, वो उनको जैसे करना है वो उनको करने दो। हमें जो हासिल करना है अगर हम उस पर फोकस रहे तो अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी होते हैं। वो हर फील्ड में होते हैं, सिर्फ म्यूजिक में नहीं, सिर्फ किसी एक सर्टेन एरिया में नहीं, हर तरफ आपको अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। अगर आपकी मेहनत देख के भी कुछ लोग आपको हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, अलग तरह से मेहनत करने के लिए आते हैं कि आप अगर बताओ हम अगर आपके लिए कुछ कर सके तो क्या कर सकते हैं। लेकिन वो तब आएंगे जब हमने पहले 2 कदम चलना है। आपको हाथ को पकड़ के आपको कोई उठाने नहीं आएगा कि आपने कुछ करना है, आपने कुछ करना है लाइफ में। एग्जैक्टली। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा सवाल जो मेरा था आपसे, हाँ जी, अपॉर्चुनिटीज आप इस फील्ड को ब्लाइंड के लिए कैसे देखते हैं और कैसे ब्लाइंड सस्टेन कर सकते हैं जब और भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? क्योंकि एक बहुत बड़ी फील्ड है, आपने खुद बताया, इसमें काफी अपॉर्चुनिटीज है, एम्प्लॉयमेंट है, डिग्निटी है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। बहुत सारे जो डिसेबल्ड है वो सस्टेन नहीं कर पाते, क्या रीजंस है? आप कैसे उनको गाइड करना चाहते हैं? हाँ जी, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे है तो वहाँ पे अपने आप सस्टेनिटी आ ही जाती है। क्योंकि म्यूजिक ऐसा एक काम है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, म्यूजिक का इतनी है अहमियत है हमारे डे टू डे लाइफ में। मतलब बच्चे के जन्म से लेकर वो इंसान बूढ़ा होके जाने तक हर चीज के लिए गाने बनते हैं, म्यूजिक बनता है। जिंगल से लेकर फिल्म के म्यूजिक तक हर चीज के लिए म्यूजिक की जरूरत होती है ना। तो काम बहुत है करने के लिए। अगर चलो आपको कंपोजिशन में नहीं आपको इंटरेस्ट, तो आप लाइव शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको पहले पता होना चाहिए कि मैंने एग्जैक्टली क्या करना है। तो जिस चीज को आपने स्पेशलाइज करना है तो उसका बेसिक से थोड़ा ज्यादा नॉलेज होना आपके लिए जरूरी है। पहली बात तो ये है। और वो पैशन होना चाहिए। पैशन के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि हो सकता है कि आपने अगर आज कुछ काम किया, ठीक है, तो आपको आज पैसे ना मिले उस चीज के, तो फिर एकदम से आपने डिस्करेज नहीं होना है। बात सिर्फ पैसों की भी नहीं होती, बात एप्रिसिएशन की भी होती है। हम बहुत कुछ कामों पे हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, है ना। जो भी आर्ट होता है, जो भी क्रिएटिविटी होती है, तो ऐसे होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं किसी काम पे, तो उस काम के उतने पैसे भी नहीं मिलते हैं, शायद उतनी एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती। तो फिर ऐसे वक्त पे ना आपने खुद को मोटिवेट करना है। अगर ऐसे वक्त आप मायूस हो जाओगे तो शायद क्या पता आप फील्ड भी छोड़ सकते हो। मैं जितनी मेहनत करता हूँ, जितना मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो वो पैशन भी होना चाहिए
और वो लगन होनी चाहिए और थोड़ा सस्टेन रहने की वो थोड़ी क्या कहते हैं सकते हैं वो चाह होनी चाहिए कि मैंने यही करना है, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अगर आपने कुछ सोचा कि मैंने चलो अगर मैं म्यूजिक में फेल भी हो गया तो मैं चलो कोई कहीं पे टीचिंग की जॉब कर लूँ या कहीं मैं बैंक में जॉब कर लूँ, जब भी आप कोई और प्रोफेशन के बारे में सोचोगे तो हो सकता है कि आप जो करना चाहते हो म्यूजिक में या किसी भी क्रिएटिव चीज में तो शायद आपका फोकस वहां से हट सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे मेहनत और फोकस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आपने बड़ा कुछ कम कर दिया तो आपको पीछे रखकर बाकी लोग हैं आगे जाने वाले, तो ये है जी। एक सवाल मेरा ये था कि जो बहुत सारे हमारे डिसेबल फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छे से काम शुरू करते हैं, बिगिनिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वही फिर सस्टेनेबिलिटी के इशू के कारण वो शोज के लिए डोनेशन मांगते हैं, फिर वो चैरिटी मॉडल पे शिफ्ट कर जाते हैं। उस हालात में आपका सलाह देंगे उनको? या देखो, चैरिटी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मैं भी अगर किसी के लिए चैरिटी शोज या कई मुझे अगर कोई ऐसे कोई काम आता है ना कि हमारी ब्लाइंड्स या कोई फलाना कोई सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कोई रिकॉर्डिंग है या कोई कमर्शियल रिकॉर्डिंग करना है या कोई शोज करने हैं, तो मैं तब मेरा कमर्शियल और मेरा जो भी मेरी जो चैरिटी मुझे जो करनी है वो मैं अलग रखता हूँ। ठीक है, मैं पहले इंश्योर कर लेता हूँ। मेरा सवाल नहीं समझे सिद्धार्थ जी, चैरिटी करने की बात नहीं कर रहा मैं, चैरिटी से पैसा कमाने की बात कर रहा हूँ मैं, कि बहुत सारे जो म्यूजिशियंस हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि वो हमें खुद ने तय करना है कि मैं जब चैरिटी करूं या चैरिटी लूं तो उसमें मेरी क्लैरिटी कितनी है। चैरिटी लेना या देना गलत नहीं है, जिनको सच में जरूरत है अगर उनको वो चैरिटी जाती है तो बुरा कुछ नहीं है उसमें। हाँ, लेकिन एज अ आर्टिस्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोई हमको एक्सप्लॉइट ना करे चैरिटी के नाम पे, ठीक है। और हमें भी ये पता होना चाहिए कि क्योंकि अगर मेरा म्यूजिक प्रोफेशन है तो मैं अगर किसी को हेल्प कर सकता हूँ तो मैं इस चैरिटी को एज अ हेल्प ही देखूँ, मैं उसको पैसे कमाने का जरिया ना देखूँ। क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा काम करोगे ना तो आपको ना चैरिटी लेने की जरूरत पड़ेगी और शायद आप चैरिटी कर दोगे अगर आपके पास उतने पैसे और आपके पास उतना नॉलेज हो। चैरिटी सिर्फ पैसों की नहीं होती है, नॉलेज की भी हो सकती है। तो अगर आपके पास जो नॉलेज है आप उसको चैरिटी करो, लोगों को बताओ, आसपास के लोगों को जो डिमोटिवेट हैं उनको खड़ा करो, है ना। तो वो असल में शायद सही चैरिटी भी हो सकती है। क्योंकि पैसे चलो जो भी हम कमाएंगे एज अ चैरिटी भी कमाएंगे तो वो 2-3-4 दिन में खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन आप जो अच्छा काम करोगे सोसाइटी के लिए या खुद के लिए या आपके प्रोफेशन के लिए, शायद वो आपके मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। तो इस तरह से थोड़ा ब्रॉड माइंड से अगर देखोगे इस चीज को तो शायद गलत सही का फर्क सबको पता चल जाएगा। इस लेवल तक पहुंचने के लिए क्या बेसिक टिप्स रहेंगे आपके हमारे लिसनर्स को? टिप्स कुछ नहीं दानिश, बस मेहनत करो और अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करो। नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनको राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जहाँ उनको समझ नहीं होती कैसे एजेंसी से कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट डेवलप करना है। तो उन लोगों को वो आप कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सजेशंस रहेंगे? सजेशन तो पहले ये रहेगी कि आप खुद पे भरोसा रखो। अगर आपने ये करना है तो आपने चलो खुद को एक टाइम दो कि मैं खुद को साबित करने के लिए मैं 2 साल, 1.5 साल, 3 साल जो भी आपको अफोर्ड कर सकते हो उतना आप खुद को टाइम दो। और फिर 2 सालों में मैंने सारे म्यूजिशियंस से, सारे जो भी मेरे जहाँ मुझे प्रोड्यूसर मिल सकते हैं यहाँ वहाँ किसी को पूछ कर, किसी यहाँ वहाँ अलग अलग एड एजेंसीज होती हैं, अलग अलग जहाँ पे जैसे ड्रामाज होते हैं वहाँ से भी आप शुरू कर सकते हो, या फिर आप जैसे ये रेडियो हो गया या फिर अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं उनसे आप राब्ता करो, है ना। अगर आपको इस फील्ड में काम करना है तो काम मांगने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो मैं अगर काम मांग रहा हूँ तो क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ कि मुझे इस फील्ड में काम करना है और मैं अच्छा कर सकता हूँ।
तो वो थोड़ा ईगो बाजू में रखकर अगर आप काम मांगे तो उसमें कोई गलत नहीं है। मैंने भी वो किया, सब वो वही करते हैं। अच्छे बड़े बड़े लोगों को मैंने सुना है, स्ट्रगल जो होता है, स्ट्रगलिंग में आप तो जो भी करना पड़े आप कर लो, कोई गलत नहीं है। जब तक आप खुद को साबित नहीं करते तब तक जैसे भी बन पड़े, जो भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं, कांटेक्ट बढ़ाओ। फिर वो आप देखो कि कैसे मुझे कहाँ से कामों की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो उसको क्रिएट करो। और एक है, अगर आपको एक भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको दोनों हाथ से पकड़ो, उसको सेकंड चांस ना दो। क्योंकि आपको हो सकता है कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आपको सेकंड ऑप्शन ना मिले, वहाँ पे सेकंड चांस ना मिले। तो जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसको पूरी शिद्दत से, पूरे प्यार से, पूरे लगन से उसको इतना अच्छा करो कि सामने वाला बंदा आपको रिजेक्ट ही ना करे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हाँ जी। ब्लाइंड कम्युनिटी से इतना कटे क्यों है भाई साहब आप? नहीं दानिश, ऐसी कोई बात नहीं है, ये जानबूझ के नहीं हुआ। क्योंकि मैंने कहा जैसे कि मैं बहुत जल्द, जैसे जब मेरी कॉलेज शुरू हुई तभी मैंने कमर्शियल मेरे काम शुरू हुए थे। तो ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कटा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल किसी से राब्ता नहीं है, ऐसे तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन मैं मेरे काम में इतना बिजी रहा हूँ पहले से कि फिर उस तरह से नहीं। और मैं ना ऐसे नहीं देखता हूँ कि मेरे दोस्त कौन है, वो ब्लाइंड है या साइटेड है या वो क्या है, वो ये नहीं देखता हूँ मैं। जो मुझे अच्छा लगे मैं उससे राब्ता रख लेता हूँ, ऐसा कोई ये नहीं है। वो तो सही है। हाँ आप जी। स्नेहा अंकित ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं, तो हाँ वहाँ जी। क्या म्यूजिक आप टीच कर रहे हैं या कैसे आप वहाँ क्या काम है स्नेहा अंकित ट्रस्ट के, थोड़ा सा वो भी हाँ जी। बताइए। हाँ जी दानिश, ये जो क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा कि मैं क्योंकि थोड़ा जब स्कूल कॉलेज में से मैंने थोड़ा कमर्शियल काम शुरू कर दिया था, तो और भी मेरे कुछ दोस्त हैं, तो हमने तय किया था कि जो ऐसी जनरेशन जो है कि जिनको कंप्यूटर नहीं आता है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, तो हम उनको कंप्यूटर का ट्रेनिंग शुरू कर दें। और एजुकेशन के हवाले जितने भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ऐसा भी अभी भी होता है कि कुछ कॉलेजेस या कुछ स्कूल ब्लाइंड बंदों को एडमिशन देने से कतराते हैं या उनको उतनी जानकारी नहीं रहती। तो एडमिशन से लेकर उनके फीस, उनको स्कॉलरशिप देना, उनको कंप्यूटर की बेसिक से लेकर C++ तक सारे कंप्यूटर की जो जितनी भी नॉलेज है जो होती है, वो हमने फिर उनको ट्रेन करने की सोची हमने। फिर वो उस वजह से हमने वो ट्रस्ट शुरू किया। मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। तो फिर वो वहाँ पे किया। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं बहुत जल्दी से मैंने कमर्शियल काम शुरू किए थे, तो ठीक ठाक पैसे होते थे। और तुम्हें तो पता ही होगा दानिश कि कोई ट्रस्ट चलाने के लिए आपके कांटेक्ट और थोड़े पैसे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर जितने भी मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट्स थे और जितने मेरे पास थे पैसे, तो मैंने फिर अच्छे इस काम में मैंने थोड़े यूटिलाइज किए। फिर आज ऑलमोस्ट पिछले 10-12 साल में अब तक हज़ारों बच्चे वहाँ पे कंप्यूटर सीख रहे हैं। और काफ़ी बच्चे जब कॉल करके बताते हैं कि सर आपकी वजह से हमने यहाँ पे बैंक में जॉब कर ली, या हम कुछ आईटी पार्क में आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर वही सेटिस्फेक्शन है तो सबसे बड़ी। जिस चीज में आप प्रोफेशनल है उस चीज को उसमें क्यों नहीं आप ट्रेन कर रहे लोगों को? क्योंकि म्यूजिक तो बहुत से ब्लाइंड लोगों को स्कूल से ही सिखाया जाता है, तो वहाँ पे अलग से कोई म्यूजिक सिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हालांकि कुछ लड़के जब बच्चे मुझे अगर कुछ सवाल पूछते थे कि सर ये जो अलग ही फील्ड है म्यूजिक कंपोजिशन, तो मुझे भी इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं बिल्कुल उनको गाइड करता हूँ, अभी भी करता हूँ। अगर किसी को कुछ सीखना है या यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है या आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, या फिर आजकल आपने कितना तैयार होना चाहिए टेक्निकली, तो मैं बिल्कुल उनको गाइड करता हूँ। हमने 3 नेशनल उड़ान आइडल करवाए हैं रेडियो पे, एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। हमने ये पाया है कि हमारे पास अद्भुत टैलेंट है, तो लेकिन बावजूद उसके एक ही नाम आता है रविंदर जैन साहब का, जो मैंने पहले भी आपसे पूछा था सवाल। क्यों हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे? आजकल इतना प्रचार प्रसार का जमाना है, हर जगह सोशल मीडिया का दौर है, न्यूज़ वाले भी पिक करते हैं, मीडिया कवरेज भी है, बावजूद उसके उस लेवल तक
हम नहीं पहुंच पा रहे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मुझे ये लगता है कि उनका जो टाइम था, रविंद्र जैन का टाइम, तो हालांकि उनका म्यूजिक जब हम सुनते हैं तो शायद कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये कोई ब्लाइंड म्यूजिशियन है। तो उनका म्यूजिक उनकी पहचान है, सबसे पहली बात। तो शायद जब भी उन्होंने जिस लोगों से राब्ता किया होगा उस वक्त कामों के सिलसिले में, मैं उनसे मिला हूँ। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ काम किया। मैंने उनके यही सवाल पूछे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्योंकि उन्होंने पहला ही प्रोजेक्ट जो उनका था, एक सौदागर फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन और वो फिल्म की थी बड़जातिया फैमिली ने। आपको पता होगा बड़जातिया ने बाद में बहुत बड़े बड़े फिल्में की है ना। तो क्योंकि बहुत बड़ा बैनर उनको पहले ही पिक्चर में मिल गया था, तो उन्होंने कहा था कि ये फायदा उनको बहुत हुआ कि उनकी पब्लिसिटी बहुत हुई यहाँ वहाँ, और उनका काम देखकर जितने भी उनके आसपास के लोग थे उन्होंने काफी हेल्प की उनको उतना काम देने में। और ऑब्वियसली वो तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, वो लिखते भी थे, वो गाते भी थे, म्यूजिक कंपोजर तो थे ही अच्छे, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर उनकी अरेंजमेंट सुनोगे म्यूजिक की, वो बहुत जबरदस्त। मतलब कहीं भी कुछ गुंजाइश ही नहीं रखते थे कि किसी भी चीज को कम आंखें वहां पे या कुछ उनको और बाकी म्यूजिशियंस से उनको कंपेयर करे, तो वो सब चीजों में सबसे आगे थे वो। और वही बात मुझे लगती है। और हाँ, ये तो बात है कि अगर आपने 99% आपकी मेहनत है तो शायद 1% आपका लक भी होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा सब कुछ मेहनत के ऊपर ही हो जाता है। तो वो भी है कि उनका जो टाइम था शायद उतनी ज्यादा कंपटीशन नहीं थी म्यूजिक फील्ड में जितनी आज है। क्योंकि आज क्या हुआ है, आज हर कोई म्यूजिशियन बन सकता है, इस तरह का माहौल है, क्योंकि बहुत इजीली म्यूजिक प्रोडक्शन हो सकता है आज, है ना। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आजकल भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो फोकस में नहीं आ पाते क्योंकि लोगों को उतना टाइम ही नहीं पता करने को कि यार इसका म्यूजिक किसने किया, उसका म्यूजिक किसने किया। तो ब्लाइंड ही नहीं, जितने साइटेड लोग भी काम कर रहे हैं, हमें कहाँ पता है कि कितने लोग अभी यहाँ पे इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कि आजकल तो गानों की ऐसी हालत हो गई है कि गाने लोग सुनते भी नहीं है, देखना पसंद करते हैं गाने। तो एक शायद टाइम का भी वो था, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। उन्होंने राज कपूर के साथ काम किया, उन्होंने जैसे कहा मैंने बड़जात्या के साथ काम किया, और भी अच्छे अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ उन्होंने काम किया। तो बेसिकली टाइम चेंज हो गया, कंपटीशन बढ़ गया है। बिल्कुल। दो चीजें बताएं हमें। एक, आपने आपकी जो मूवीज हैं, एक का नॉमिनेशन हुआ अटपटी मूवी का, और एक शॉर्ट फिल्म के लिए आपको अवार्ड भी मिला। तो कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी मोमेंट थी ये आपके लिए? हाँ जी, एज अ म्यूजिशियन देखो ना दानिश, तुम्हें पता होगा कि कोई भी म्यूजिशियन का ख्वाब होता है, म्यूजिशियन ही नहीं, फिल्म जो लोग फिल्म में काम करते हैं, हर किसी का ख्वाब होता है कि उसे फिल्म फेयर का नॉमिनेशन या अवार्ड मिले। ठीक है, ये फिल्म फेयर का जो अवार्ड जो है वो 1954 से चलता आया हुआ है। तो अभी पिछले साल ये 65th फिल्म फेयर का ये था, सेरेमनी थी। तो एज अ म्यूजिशियन वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मुझे सिर्फ मुझे मेरे काम के वजह से मुझे वहाँ पे वो नॉमिनेशन मिला, बेस्ट म्यूजिक फॉर अटपटी नाइट्स, वो फिल्म फेयर के नॉमिनेशन था। और ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे आज तक के, मैंने जितने भी सैक्रिफाइसेस किए होंगे म्यूजिक के लिए, और जितना भी कुछ मैंने अब तक हासिल किया था, तो शायद वो आइस ऑन द केक था वो नॉमिनेशन मिलना। तो वो तो मतलब वो तो ऐसी चीज है कि शायद जैसे मैंने कहा ना कि वो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ, मेरे नाम के साथ वो लगी रहेगी। और एक चीज थी कि जैसे 2017 में शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल फेस्टिवल हुआ था शॉर्ट फिल्म के लिए, तो उसमें मुझे अवार्ड मिला था बेस्ट म्यूजिक के लिए। तो वहाँ पे 100 के ऊपर कंट्रीज थे, अलग अलग लैंग्वेज में, वहाँ पे 350-400 के करीब अलग अलग शॉर्ट फिल्म आई थी। तो वहाँ पे मुझे फिर बेस्ट म्यूजिक का वो मिला था म्यूजिक। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार और बहुत बड़ी चीज़ है। और एक मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि जैसे हमारा ये जिक्र हो रहा है कि फिल्म फेयर अवार्ड और ये सारा, तो आपको पता होगा कि रविंद्र जैन साहब को भी कुछ फिल्मों के लिए फिल्म फेयर का
नॉमिनेशन भी मिला था और उनको अवार्ड भी मिले हैं उनको। तो शायद रविंद्र जैन के बाद मैं वो हूँ एज अ ब्लाइंड म्यूजिशियन कि जिसको फिल्म फेयर का नॉमिनेशन और ये अवार्ड मिला है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वो डेटा कभी कंफर्म नहीं किया अभी तक कि रविंद्र जैन के बाद या उससे पहले कितने लोग ब्लाइंड फील्ड में इस तरह का वो अपॉर्चुनिटी उनको मिली काम करने की और उन्होंने ये मकाम हासिल किया है। बिल्कुल, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है एंड आप ऐसे ही काम करते रहिए। आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज म्यूजिक ही है। मैं अगर जब कुछ मेरा खुद का काम नहीं करता हूँ तो मैं बहुत गाने सुनता हूँ। मुझे गाने सुनने का बहुत है, तो वो तो है। क्रिकेट सुनता हूँ मैं, मैचेस, मुझे क्रिकेट का शौक है। मैं किताबें सुनता हूँ और फेवरेट सिंगर कौन है आपके? हाँ सारे हैं दानिश, बहुत अच्छा लोग काम करते हैं। बट एक जिनको आप बार बार सुनना चाहते हैं? ऑल टाइम कहना तो मुश्किल है ऐसे, लेकिन सोनू निगम खास है क्योंकि मैंने उनके साथ काम भी किया है और मैंने उनके पहले अभी भी गाने जब सुनता हूँ तो वो उनमें कुछ अलग सी बात लगती है बाकी सिंगरों से। फेमस कंपोजर? या दानिश, मैं इसके लिए 2-3 नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि ना टाइम के हिसाब से हम एनालिसिस कर सकते हैं किसी को फेवरेट या इस तरह से, लेकिन बिल्कुल शंकर जयकिशन ने जो काम किया है तब के टाइम में, ब्लैक एंड व्हाइट टाइम में और बाद में, वो है। जैसे बाद में फिर रहमान ने पूरा म्यूजिक का रुख ही चेंज कर दिया और अभी विशाल भारद्वाज है और अभी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, काम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे सारे लोग। एक काम जो आप करना चाहते हैं, व्हाट इज योर गोल? एक चीज जो अगर आपको पावर दी जाए रातों रात हो जाएगा, जो आप मुंह से निकालेंगे, वो क्या होगा? ये मैंने कभी सोचा नहीं दानिश। मैं क्या करना चाहूंगा? मैं शायद अगर कोई फिल्म प्रोड्यूस करूं तो उसकी स्टोरी मेरी होगी और मैं इस तरह से स्टोरी करूंगा कि म्यूजिक के लिए काफी स्कोप होगा। और वो जो आजकल जो लोग कहते हैं ना कि भाई म्यूजिक का अब दौर चला गया, अब म्यूजिक लोग सुनना पसंद नहीं करते, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छी म्यूजिकल फिल्म बने ताकि लोग फिर से सुनना शुरू हो जाए, ना देखना। क्योंकि जो बैठ के सुनने का जो मजा है वो शायद आज की जनरेशन मिस कर रही है ऑडियो को सुनने का, तो वो मेरी शायद कोशिश हो सकती है। एक काम डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए जो आप करना चाहते हो? मैं चाहता हूं कि अगर कोई म्यूजिशियन है तो उनको वो सारी सुविधाएं मिले और मैं उनको सारी नॉलेज मिले सबसे पहले। चलो सुविधा बाद में मिले ना मिले, या फिर वो खुद की सुविधा खुद क्रिएट भी कर सकते हैं अगर उनको नॉलेज है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप बीइंग म्यूजिशियन, बीइंग म्यूजिक कंपोजर, मैं मेरे होम सेटअप पे मैं रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, मुझे स्टूडियो में जाने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन में मेरे कंप्यूटर पे कर सकता हूँ, है ना। ये हो गया। अगर इसकी नॉलेज अगर सब म्यूजिशियन को हो तो उनको वो फायदा हो जाएगा। जैसे अगर कोई बैंक में जाना चाहता हो तो बैंक की एग्जाम पास होने से लेकर वहां पे किस तरह का काम करने की जरूरत पड़ सकती है एज अ बैंकर, तो उनको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। जो जिस फील्ड में जाना चाहता है बंदा, उसको सारी नॉलेज होना जरूरी है, मुझे ऐसे लगता है। एक पर्सनैलिटी जिससे आप मिलना चाहते हैं, अभी तक मिल नहीं पाए? अभी तक मैं मिल नहीं पाया, शायद रहमान। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले, हाँ जी, आपको मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनने की अपॉर्चुनिटी मिले, इनमें से आप क्या चूज करेंगे और क्यों? मैं पहले वाला ले लूंगा क्योंकि सोशली अगर सबको अच्छा करना है तो उसमें एजुकेशन भी आ जाता है। तो मैं चाहूंगा कि सोशल वेलफेयर का अगर कुछ हो जाए तो, और मैं इस फील्ड में जितने भी डिफरेंटली एबल हमारे जो लोग हैं, अगर उनके लिए कुछ कर सकूं तो वो सबके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आने वाली जनरेशन वाकई में बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कुछ चीज़ों का उनको पता नहीं है और बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो लोगों को पता नहीं है। तो वो ब्रिज का काम होना ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे को मिलाएं और हमारी ब्लाइंड कम्युनिटी ये ऐसे कोई अलग ना हो, है ना। हम किसी से इंक्लूसिव हो सारा। तो वो जैसे मैंने कहा कि मैं जब छोटा था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं 5th से ही मैं नॉर्मल स्कूल में रहा
तो इस तरह की अगर चीजें हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो जाए सबके सबके साथ, सब कम्युनिटी का एक दूसरे के साथ, तभी फिर बहुत सी गलतफहमियां दूर होंगी और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। फिर ना लोग सिर्फ एक दूसरे को टैलेंट से देखेंगे, ना कि किसी डिसेबिलिटी से या किसी कोई अलग चीज से। तो ये हो जाए तो फिर सबके लिए अच्छा है, और सिर्फ ब्लाइंड कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे हमारे देश के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा ही है कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके बाकी लोगों की तरह, तो हमारे कॉन्फिडेंस के लिए भी वो अच्छी चीज है। तो अभी भी सोनू निगम साहब, सुरेश वाडकर साहब लोगों से आपके कांटेक्ट है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल जी है, बिल्कुल है। गाइड करते हैं जब भी जरूरत पड़ती है तो ये हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पड़ती है। क्या थोड़ा सा ये भी जी आप बताइए, कंप्लीट कीजिए। जब भी अगर कोई मैं नई कंपोजिशन करता हूँ और अगर वो बजट में है कि वो गा सकते हैं, तो उनमें उनको पे पूछ लेता हूँ। तो वो क्योंकि इन लोगों का क्या होता है ना कि ये लोग इन लोगों का काम करने का तरीका इतना अच्छा है कि वो सिर्फ कंपोजिशन, वर्डिंग और अरेंजमेंट इसको ही देखते हैं। ये नहीं देखते कि पिछला गाना सिद्धार्थ का अच्छा था तो मैं इसको अभी डायरेक्टली हाँ कर लूँ। ये सारे लोग पहले ना काम कहते हैं कि काम तुम्हारा जो भी है वो भेज दो, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं गाऊंगा। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का मजा बहुत अलग होता है। तो हर काम फिर चैलेंजिंग लगता है कि भाई ये काम कहीं मेरा रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये इन्हीं से गवाना है मैंने। तो ऐसा ना है कि भाई बस क्योंकि मेरी जान पहचान है तो फिर मैं उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करके वो मान जाए, ऐसा ना हो। वो इसीलिए माने कि बस उनको काम अच्छा लगे, तो फिर वो मोटिवेट भी करता है हमें खुद को काम करने में, अच्छा काम करने में। आपने कई कार्टून सीरीज में भी काम किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ जी दानिश, अभी ये अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, क्योंकि ना तुमने भी नोटिस किया होगा, जैसे तुमने कभी पोगो पे, कार्टून नेटवर्क पे कभी म्यूजिक सुना होगा। जैसे बच्चे देखते हैं कार्टून बहुत घर पे, तो कार्टून का म्यूजिक बहुत अलग होता है कंपेयर टू म्यूजिक फॉर बॉलीवुड म्यूजिक हो गया, या फिर जैसे जिंगल का म्यूजिक हो गया, है ना। हमारा जो पैटर्न है बॉलीवुड का, उसका म्यूजिक और कार्टून का म्यूजिक बहुत अलग होता है। तो कार्टून का म्यूजिक करना, एनिमेशन का म्यूजिक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और क्योंकि वो एनिमेशन का जो म्यूजिक होता है वो इमोशन के साथ नहीं चलता, वो एक्शन के साथ चलता है। क्योंकि एनिमेशन में काफी एक्शंस होते हैं, वहाँ पे इमोशंस ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उनका ज्यादातर टारगेट ऑडियंस जो होता है वो 10-12 साल के बच्चों तक का ही होता है। तो वहाँ पे इमोशंस की उतनी ज्यादा वो नहीं रहती, अहमियत नहीं रहती। तो जैसे कोई फनी कार्टून है कोई, तो उसके फिजिकल जो जैसे किस तरह से वो उठता बैठता है, किस तरह से वो दौड़ता है, तो ना छोटे छोटे चीजों का म्यूजिक करना पड़ता है। तो वो बहुत ज्यादा चैलेंज है। हाँ, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक की चीज आती है और वो भी एक्शन पे और इस तरह के एनिमेशन के ऊपर, तो आपको थोड़ा ज्यादा पेशेंस और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये है। तो मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने काफी एनिमेशंस के काम किए हैं, और मैं फॉर्चुनेट रहा कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मैं जिनसे मैंने काम किया है, जैसे मैंने पोगो के साथ काम किया, कार्टून नेटवर्क के साथ काम किया, फिर अलग अलग कंपनीज भी है जिन्होंने टाइटल बनाए, जैसे टी सीरीज है, वीनस है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे, हमारे फाउंटेन म्यूजिक है। तो मैं बहुत लकी रहा कि यहाँ पे जितने भी लोग थे काम करने वाले, वो इतने पॉजिटिव थे, तो उन्होंने ना मुझे हमेशा हेल्प ही की। तो हालांकि मैंने भी उसके ऊपर थोड़ा काम करके आया था कि अगर मुझे एनिमेशन का म्यूजिक करना है तो मैंने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यार मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं कैसे करूँ एनिमेशन का म्यूजिक। तो मैंने उसके ऊपर कुछ सोच के रखा था कि अगर मैंने इस तरह का म्यूजिक करना है तो मैं उनको फिर कैसे बताऊं कि आप मुझे कैसे डिक्टेट करोगे, मुझे सीन डिक्टेट करो, डिस्क्राइब करो कि क्या हो रहा है। तो फिर जब म्यूजिक कंपोज करते हैं ना, यहाँ पे मिनट और सेकंड के हिसाब से काम नहीं होता है, यहाँ पे बार वाइज काम होता है, ग्रिड के ऊपर काम होता है कि आपने पहले मेजर, दूसरा मेजर, थर्ड बार, फोर्थ बार, है ना, इस तरह से होता है। तो मैं उस तरह से सारे सीन गिन लेता था कि मान लो कि आप कोई कैरेक्टर है, वो पहले बार पे
वो जो कार में बैठ के निकल रहा है, ठीक है, बार थर्ड तक वो अपने घर तक आ गया, ठीक है। मान लो कि वहां पे वो देख रहा है कि आपने बहुत बारिश हो रही है बाहर, तो उसका घर पूरा पानी पानी हो गया है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बार 1 से लेकर 3 तक क्या म्यूजिक होना चाहिए, मैं फिर इस तरह से फिर उस ग्रिड में उसको फिर वो गिन लेता था, और फिर उस तरह से मार्किंग करके फिर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक करता था। तो हमने वो सामने वाले को ये सॉल्यूशन नहीं पूछना है कि मैं कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक करूँ, वो आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, और आपने उनको बताना होगा कि आप मुझे किस तरह से सीन डिस्क्राइब करो और मैं इसके ऊपर मैं किस तरह से इसको ओवरकम करूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो ये प्रॉब्लम मेरी होनी चाहिए, ना कि सामने वाले की। जैसे क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि जब आपके सामने प्रोड्यूसर आता है तो वो आपको ये नहीं देखते कि आप ब्लाइंड हो या कौन हो क्या हो, तो वो जो आपको पैसे देते हैं तो उनका काम होना जरूरी है। एब्सोल्युटली, ये आपने बात बहुत इम्पोर्टेंट कही है कि यू आर ब्लाइंड, दैट इज योर प्रॉब्लम। काम के बेस पे ये दैट शुड नॉट बिकम अ हर्डल बिटवीन योर वर्क एंड योर डिसेबिलिटी। सिद्धार्थ साहब, अब मैं चाहूंगा कि जो मुझसे छूट गया है और जो आप लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी ईमेल आईडी जरूर हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करें जो आपसे गाइडेंस चाहते हैं, तो आपके बातचीत करना चाहते हैं वो डायरेक्ट आपसे कन्वर्सेशन कर सकें। यार मैं एज अ फ्रेंड ही कहूंगा, मैं कोई गाइड करने वाला ऐसा कोई हूँ नहीं, क्योंकि बिल्कुल भी मैं नहीं सोचता हूँ कि मैंने वो सारा हासिल कर लिया है और मैं किसी को कुछ सलाह दूं। लेकिन मैं मेरे एक्सपीरियंस के लेवल पे इतना जरूर कह सकता हूँ कि यार आपने जो भी करना है ना, बहुत प्यार से बहुत शिद्दत से करो। मेहनत के अलावा यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, मेहनत ही मेहनत होती है। आप जिस भी फील्ड में जाओ उस फील्ड का आपको बेसिक से भी थोड़ा ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ी है भाई। फिर वो कंपटीशन आपकी कम्युनिटी में हो या फिर ओपन वर्ल्ड में हो, कहीं भी हो, ठीक है। और अगर आपने इस तरह की फील्ड में आना है जहाँ पे आपका ब्लाइंडनेस बैरियर नहीं करता, तो फिर आपको पहले खुद को बदलना होगा। आपने खुद को ये भूलना होगा कि मैं ब्लाइंड हूँ। आपने सिर्फ इतना देखना होगा कि मैं क्या हूँ। मैं टीचर हूँ तो मैं बस सिर्फ टीचर ही हूँ। अगर मैं बैंकर हूँ तो मैं सिर्फ बैंकर ही हूँ। अगर मैं म्यूजिशियन हूँ तो मैं सिर्फ म्यूजिशियन हूँ। तो कोई मेरे नाम के आगे या पीछे ये नहीं कहे कि अरे वो देखो दानिश वो ब्लाइंड है ना, वो सिर्फ उसको नाम से जाने। वो अपने उतना वो होना चाहिए, काम करने का जज्बा होना चाहिए कि आपको आपके नाम से सारे लोग जाने, ना कि आपके किसी और चीज के थ्रू जाने। तो ये अगर आप में है चीज तो आप बिल्कुल सक्सेस आपको मिलनी है। और खुद को किसी और के साथ कंपेयर ना करो, क्योंकि ना मैं भी जब मैंने काम शुरू किया था तो मुझे पहले से ही था कि मैं म्यूजिक में मुझे करना है, ठीक है। तो कोई भी क्रिएटिविटी जो फील्ड है, कोई भी क्रिएटिविटी जो आर्टिस्ट हैं, तो हो सकता है कि अगर आज आपको पैसे ना मिले, आज के काम के शायद आपको कल मिले या शायद 1 महीने के बाद मिले, या शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपके पैसे डूब भी जाएं। तो अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार मैंने जिनके साथ मैं पढ़ा हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ उठते बैठे थे, आज वो देखो कहाँ पे हैं, वो महीने का फलाना इतना इनकम कमा रहे हैं, मैं कहाँ पे हूँ। तो आप खुद को कंपेयर करोगे तो फिर वो आपके लिए बहुत घातक है। तो आप वही करो जो आपको बहुत दिल से अच्छा लगे, वो करो। रात को सोते वक्त ना आपको सुकून की नींद आनी चाहिए कि भाई मैंने आज जो भी किया या भी जो भी मैंने गंवाया कोई नहीं, मैं सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मैंने 100% मेरे काम के लिए दिया था। तो उतना अगर आपने खुद से प्यार करते हो, खुद से काम से प्यार करते हो, तो आपको मेहनत का सिला तो जरूर मिलेगा। इससे पहले कि आप अपनी ईमेल आईडी बताएं, एक और इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में आया तो मुझे लगा कि मुझे पूछना चाहिए अभी। बिल्कुल पूछो दानिश। पहले जो दौर था वो टेक्नोलॉजी का नहीं था म्यूजिक में। अब जो म्यूजिक है टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। 2 सवाल हैं, क्या टेक्नोलॉजी हमारे लिए वरदान बनी है इस फील्ड में, म्यूजिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, या चैलेंजिंग बनी है? नंबर 2, क्या ये एक्सेसिबल है या एक्सेसिबल बनाया जा रहा है? इस पर आपके क्या विचार? अच्छा, इसमें 2 चीजें हैं दानिश, क्योंकि कोई भी क्रिएटिविटी जो चीज होती है ना, उसमें 2 चीजें लगती हैं। एक तो आप कितने कैपेबल हो, और दूसरी चीज कि आप टेक्निकली कितना साउंड हो। आप जैसे मैं बताऊंगा कि जैसे कि अगर मुझे म्यूजिक कंपोज करना है,
ठीक है, तो मैं कितना अच्छा म्यूजिक कंपोज करता हूँ नहीं करता हूँ, ये टेक्निकल चीज नहीं है, ये मेरे नॉलेज की और मेरे मेहनत की वो बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप टेक्निकली कितने साउंड हो, अगर मुझे कंप्यूटर ठीक ठाक आता है तो मैं मेरे जो भी मुझे काम करना है तो फिर मैं कंप्यूटर की हेल्प लेकर, अगर मुझे ठीक ठाक रिकॉर्डिंग का नॉलेज है तो फिर वो उसको कैसे मैं यूटिलाइज करूँ मेरे प्रोफेशन में, फिर मैं मुझे उसकी वो हेल्प हो सकती है। तो आपको टेक्निकली भी थोड़ा वो जो है, जो अभी काफी लोग टेक्निकली काफी साउंड हो रहे हैं, तो वो बहुत वरदानी है एक तरह से। लेकिन चैलेंजिंग इस तरह से है कि क्योंकि टेक्निकल चीजों में काफी लोगों का नॉलेज भी बढ़ रहा है, और चैलेंजिंग फिर इस तरह से होता है कि ना, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती है उतना काम आपका आइसोलेट हो जाता है। मतलब जिस काम के लिए पहले 4 बंदों की जरूरत पड़ती थी, 6 बंदों की जरूरत पड़ती थी, शायद अभी आपको अकेले को वो करना पड़ता है। तो वो चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो पहले एक टाइम था कि 50s 60s 70s में ना, जब म्यूजिशियन सारे इकट्ठा बैठ के आपस में डिस्कस करके 100-150 लोग इस तरह से इकट्ठा बैठ के ना गाने को अरेंज करके कंपोज करके रिकॉर्डिंग करते थे, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी के लिए उतने साउंड नहीं थे, तो लेकिन उनमें वो टैलेंट था कि वो उनको जो करना है वो करते थे, ठीक है। आज ऐसा नहीं है, आज आपको बहुत सी चीजें ऐसी है कि आपको खुद को अकेले को करना पड़ेगा। तो आज फिर आपको टेक्निकली भी साउंड होना चाहिए, आपको एटलीस्ट डॉ की जानकारी होनी चाहिए, आपने जो भी रिकॉर्डिंग करने के लिए जो डॉ लगते हैं तो उनकी जानकारी होना चाहिए, वो चीजें, वो डिवाइस आपके पास होना चाहिए। ये टेक्निकल है, और चैलेंज ये है कि अगर 4 बंदों का काम अगर आपको अकेले को करना है तो वो आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। क्या ये स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के साथ एक्सेसिबल है म्यूजिक के सॉफ्टवेयर? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं 2 डॉ के बारे में खासकर बताऊंगा। एक एप्पल पे आता है लॉजिक प्रो, क्योंकि एप्पल का ही प्रोडक्ट है, तो ये दिन ब दिन अपडेट होते रहता है, और 2013-14 में शायद उतना एक्सेसिबल नहीं था जितना आज है। आज ऑलमोस्ट 99.99% एक्सेसिबल है। वो आप सारी चीज कर सकते हो लॉजिक पे, जो कोई आम बंदा, साइटेड बंदा माउस से कर सकता है कंप्यूटर पे, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। और शायद आपको पता होगा कि लॉजिक प्रो वन ऑफ द बहुत रिकॉग्नाइज सॉफ्टवेयर है म्यूजिक फील्ड में, या इस तरह से बॉलीवुड हॉलीवुड में। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम वो सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं जो बड़े बड़े रहमान से लेकर कोई भी हॉलीवुड का कोई म्यूजिशियन है, इस तरह के ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो वो सबसे अच्छी चीज है हमारे लिए। और दूसरी, विंडो पे अगर मैं कहूँ तो रिपर के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा। रिपर एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ऑडियो प्रोडक्शन बहुत अच्छा कर सकते हो, म्यूजिक कंपोजिशन, अरेंजमेंट, क्योंकि मल्टी ट्रैक रिकॉर्डर है, तो आप बहुत अच्छा काम इसमें कर सकते हो। तो विंडो पे रिपर है और एप्पल पे लॉजिक है। विंडो पे और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप बेस्ट, आपका कुछ करना है तो आप रिपर की तरफ जाए। जी सिद्धार्थ जी, आपकी ईमेल आईडी? मेरी ईमेल आईडी है siddharth.dhukte, में स्पेलिंग बताता हूँ, SIDDHARTH.dhukte DHUKATE@gmail.com। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत सारी बातें हमें बताई इस फील्ड के बारे में। और अभी भी मैं चाहूँगा कि अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है जो आप शेयर करना चाहते थे तो स्टेज इज योर्स। नहीं दानिश, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद तुम्हें याद होगा कि फरवरी में एक ड्रामा किया था तुमने, एहसास जी। तो क्योंकि वो ड्रामे के साथ मैं बहुत क्लोजली एसोसिएट था, लेकिन शायद हमारी उसके ऊपर बात नहीं हुई अभी तक। उसका म्यूजिक करने में मेरा थोड़ा हाथ था, तो वो ड्रामा मैंने बहुत क्लोजली उसको फॉलो किया था। तभी मैंने कहा था ये दानिश बहुत टैलेंटेड है। तो फिर मैंने आपके कुछ शोज भी सुने थे। बहुत अच्छा काम करते हो दानिश, और ऐसे ही करो। और जो नए नए बंदे हैं ब्लाइंड फील्ड में, या और भी जो आपको लगता है कि हमारे फील्ड के लिए ये मोटिवेट कर सकते हैं, तो उनको बुलाओ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और अगर इन फ्यूचर अगर आपको किसी तरह से हेल्प कर सकूं तो ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी दानिश। थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और लिसनर्स, आज हमने बात की सिद्धार्थ साहब से, जो म्यूजिशियन है, कंपोजर है,
और अगर आपको कोई भी डाउट है इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ईमेल आईडी आपको दे दी गई है। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। गुड नाइट।